So good afternoon to all the dearest one. सॉलिड स्टेट का एक लेक्चर हो गया। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि ये वाला जो चैप्टर है थोड़ा ज्योमेट्रिकल मतलब व्यू से अगर देखेंगे तो ज्योमेट्री भी है इसमें। इसके अंदर आप अगर देखेंगे तो न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी हैं और इसमें थ्योरी वाले क्वेश्चंस भी हैं। थोड़ा सा देखने में रफ लगता है, बट जैसे बोला गया कि हमारे साथ जुड़े रहेंगे आप तो ये चैप्टर भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इसके पहले लेक्चर में मैंने आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, अमरफस सॉलिड क्या होते हैं, कुछ अच्छी एग्जाम्पल भी दी थी। बट अभी अपन उन सब का कंक्लूजन करना चाह रहे हैं, तो एक टेबल आज डिस्कस करते हैं। जो उस दिन पढ़ाया था उसका पूरा कंक्लूजन लेंगे अपन इस टेबल में। उसके बाद थोड़ा सा और अमरफस क्रिस्टलाइन के क्वेश्चंस करेंगे। तो आज अपन ये कह पाएंगे कि अमरफस और क्रिस्टलाइन सॉलिड को हमने कंप्लीट करा है। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होएगा उसमें हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स पढ़ेंगे। तो चलिए हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं आज के लिए। आज क्लास शुरू होएगी आपकी एक क्वेश्चन से, कंपेयर बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमरफस सॉलिड। अलग अलग आपने पढ़ लिया है, बट एक टेबुलर फॉर्म में कंक्लूजन करके करेंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो क्या क्वेश्चन लिखा है, कंपेयर बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमरफस सॉलिड। क्वेश्चन डालें। क्वेश्चन डालने के बाद आप एक टेबल बनाएंगे। पहले वाले कॉलम में आप उसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड लिखेंगे और दूसरे वाले कॉलम में आप लिखेंगे अमरफस सॉलिड। तो जल्दी से अपना टेबल बना लें। अपन इसको समझाते जाएंगे और आप लिखते जाएंगे एक एक पॉइंट, क्योंकि समझाया सब है लास्ट लेक्चर में, बट इस वाले में अपन का रिवीजन है इस चीज़ का। सो आई होप कि आपने टेबल बना लिया होगा। पहले में आपने क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरे में अमरफस डाल दिया होगा। अब आप पहला पॉइंट ध्यान से देखें क्या लिखा है। 1. डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको हनी बी से समझाया था कि जैसे हनी बी के अगर छत्ता देखोगे आप तो उसमें बेंजीन रिंग की तरह हेक्सागोनल शेप के पास कैरेक्टरिस्टिक शेप होता है। ऐसे ही क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो क्रिस्टल्स होते हैं जैसे क्यूबिक हैं या हेक्सागोनल हैं या जो भी शेप है, कैरेक्टरिस्टिक शेप उनका होता है और रेगुलर शेप जिसे कहा जाता है। तो लिखेंगे आप पहला पॉइंट, डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप। डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप, इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं। अगर कहीं ऐसा दिखेगा तो आप परेशान नहीं होंगे। इसको आप रेगुलर शेप भी कह सकते हैं। रेगुलर शेप भी ब्रैकेट में आप फर्स्ट पॉइंट में लिख सकते हैं। तो व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट, डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप। डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप, इन ब्रैकेट यू कैन राइट रेगुलर शेप। अंडरस्टूड। अब आप जब अमरफस सॉलिड में आ रहे हैं तो अमरफस सॉलिड में आपने देखा इर्रेगुलर शेप, इनका शेप जो है वो रेगुलर नहीं होता, दे हैव इर्रेगुलर शेप। तो अमरफस सॉलिड में आप लिखेंगे इर्रेगुलर शेप और यहाँ पर आप लिखेंगे डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप यानी रेगुलर शेप। तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट। यहाँ पर डेफिनेट शेप है, वहाँ पर इर्रेगुलर शेप है, कोई हेक्सागोन है, कोई पेंटागोन है, इस तरह से। अब आइए आप सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में मैंने लिखा है शार्प मेल्टिंग पॉइंट और वहाँ लिखा है मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। आपको याद होगा मैंने कहा था कि जैसे नेफ्थलीन है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसका मेल्टिंग पॉइंट अगर आप मेजर करोगे, मैंने खुद मेजर किया है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट 80 डिग्री जैसे ही आता है उस पर वो पूरा का पूरा मेल्ट हो जाता है। तो वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पूरा मेल्ट हो जाता है। लेकिन अगर उसी हिसाब से आप अमरफस सॉलिड में आओगे तो वो एक रेंज में मेल्ट होता है। जैसे मान के चलो 80 से 90 तक फॉर एग्जांपल वो मेल्ट थोड़ा होता जा रहा है। तो ये सेकंड पॉइंट आप लिख लें, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, और वहाँ लिखेंगे अमरफस में मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, दिस इज शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड दैट इज मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। ये हो गया आपका। इसके बाद आप थर्ड प्रॉपर्टी अभी समझ लें, क्योंकि ये प्रॉपर्टी डिस्कस नहीं की थी अपन ने। इस प्रॉपर्टी का नाम है क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्लीवेज प्रॉपर्टी मतलब काटने की।
तोड़ने की। जैसे मान के चलो ये मेरा अमरफस सॉलिड है, ये थोड़ा बहुत मैंने बताया था इसके बारे में भी। एक शार्प एज टूल है, कोई जिसकी एज है शार्प है बिल्कुल, ऐसे मैंने उसको ये मेरा क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एक शार्प एज टूल से मैंने मारा, इसको ज़ोर से मारा तो ये 2 पीसेस में टूट गया। बट वो 2 पीसेस के जो सरफेस हैं वो प्लेन होंगी और स्मूथ होंगी, बिल्कुल नरम। और ये आप करके देख सकते हैं नमक के क्रिस्टल में घर के अंदर। नमक का क्रिस्टल को तोड़ोगे शार्प एज से, कहा है मैंने, अगर कोई शार्प एज नहीं होगा तो पीसेस में चला जाएगा, ब्रिटल। लेकिन अगर कोई जैसे कहते हैं ना एकदम से ऐसे करके शार्प एज टूल से आपने तोड़ा तो 2 पीसेस अलग हो गए और उन 2 पीसेस की जो सरफेस है वो प्लेन होएगी और बिल्कुल नरम स्मूथ होएगी। लेकिन इसी के कंपैरिजन में अगर आपने अमरफस सॉलिड को शार्प एज टूल से ऐसे ज़ोर से मारा तो वो भी 2 पीसेस में होएगा, बट वो 2 पीसेस के जो शेप होंगे वो या सरफेसेस होंगी वो इरेगुलर सरफेसेस होंगी। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बाय विच यू कैन डिस्टिंग्विश बोथ। तो अब थर्ड लिखेंगे आप, क्लीवेज प्रॉपर्टी में व्हेन कट विद अ शार्प एज टूल होना ज़रूरी है, वरना वैसे आप शार्प एज से नहीं करोगे तो फिर डिफरेंट पीसेस में भी जा सकता है। तो व्हेन कट विद अ शार्प एज टूल it will split into 2 pieces with plain and smooth surfaces। ठीक है, तो when cut with a sharp edge tool it will split into 2 pieces with plain and smooth surfaces। उन 2 पीसेस के जो surfaces हैं वो plain और smooth हैं। वहां पर अपन लिखेंगे थी when cut same with a sharp edge tool, शुरू में पूरा सेम रहेगा। when cut with a sharp edge tool it will split into 2 pieces but with irregular surfaces। वो 2 पीसेस के जो surfaces है वो क्या है, irregular, with irregular surfaces। so complete the third point। दोनों को sharp edge tool से काटा, दोनों split हो रहे हैं 2 पीसेस में। यहाँ पर plain और smooth surfaces हैं, वहाँ पर आपका irregular surfaces हैं। दिस इज थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट पहले समझ लें, डेफिनेट इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। क्या मतलब होता है? पहली बात, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन? ये सॉलिड है, सॉलिड को फ्यूज करते हैं तो लिक्विड में जाते हैं, फ्यूजन यानी मेल्टिंग। तो जब ये मेल्ट होते हैं तो इनकी जो इंथैल्पी ऑफ, जितनी एनर्जी रिलीज होती है इनको या जितनी लगती है, रिलीज तो क्या होगी, लगेगी, क्योंकि फ्यूजन जो है एंडोथर्मिक प्रोसेस है, सॉलिड को लिक्विड में ले जा रहे हैं तो एनर्जी लगेगी। तो इनकी एक पर्टिकुलर एनर्जी है, इतनी एनर्जी पे ये फ्यूज हो जाते हैं। जैसे मेल्टिंग पॉइंट है ना, ऐसी एक एनर्जी है बिल्कुल डेफिनेट। लेकिन अमरफस सॉलिड जब वो मेल्ट होते हैं तो जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो डेफिनेट नहीं है, मतलब एक रेंज तक एनर्जी चाहिए होती है और यहाँ पर बिल्कुल डेफिनेट होती है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन? एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट द सॉलिड। तो अब अपन लिखेंगे फॉर क्रिस्टलाइन सॉलिड दे हैव definite enthalpy of fusion, definite enthalpy of fusion। ठीक है, तो 4 लिखेंगे they have definite enthalpy of fusion, और वहां लिखेंगे they do not have definite enthalpy of fusion, they do not have definite enthalpy of fusion। तो यहां पर definite enthalpy fusion है, वहां पर डेफिनेट इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन नहीं है। उसके बाद ये वाला पॉइंट अपन ने बहुत अच्छी तरह डिस्कस कर लिया था फर्स्ट लेक्चर में, एनिसोट्रोपिक इन नेचर। अगर आपको याद हो कि डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दे शो डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, दे शो डिफरेंट प्रॉपर्टी, मतलब उनका अलग अलग डायरेक्शन पे प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। और आइसोट्रोपिक का मतलब दे शो सेम टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इन ऑल दी डायरेक्शन। तो ये तो पूरा आपने लिखा हुआ है फर्स्ट में, अभी सिर्फ अपन टेबल में इतना लिखेंगे, एनिसोट्रोपिक इन नेचर और ये आइसोट्रोपिक इन नेचर। क्योंकि इस टेबल में आपको इतना बढ़िया अपन ने डिस्टिंग्विश करवा दिया है कि आप अगर खाली टेबल भी पढ़ लेंगे तो आपका पूरा कवर हो जाएगा। तो दे आर एनिसोट्रोपिक इन नेचर एंड दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। उसके बाद वाला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6, ये भी आपको समझाया गया था, ट्रू सॉलिड। ट्रू सॉलिड क्या होते हैं? जिनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, जो एनिसोट्रोपिक होते हैं, जो जब कट करते हैं उनको तो 2 पीसेस में, प्लेन सरफेसेस में जाते हैं।
इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जिनकी डेफिनेट होती है, ये सब ट्रू सॉलिड होते हैं। तो ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनमें है, इसलिए इनको ट्रू सॉलिड कहा है। और इनको क्या कह रहे हैं अपन, सीडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड। और यही प्रॉपर्टी से आपको मैंने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया था पिछले लेक्चर में कि ग्लास, ओल्ड ग्लास ऑब्जेक्ट बिकम मिल्की इन अपीयरेंस या थिकर एट द बॉटम, क्योंकि बहुत सालों में, हज़ारों सालों में प्रेशर और टेम्परेचर के इफेक्ट से नीचे ग्लास हल्का हल्का फ्लो होके नीचे से थिकर हो जाता है। तो दिस इज द रीजन दे हैव गिवन द नेम सुपर कूल लिक्विड या सीडो सॉलिड। सीडो सॉलिड यानी जो एक्चुअल सॉलिड नहीं है, जिनमें ये सब प्रॉपर्टीज, दे लैक दीज प्रॉपर्टीज। सो ट्रू सॉलिड, सीडो सॉलिड। अब लास्ट पॉइंट, इस पे भी अपन ने बहुत डिस्कस किया था, ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर है और वो क्या है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मैंने वही बताया था, एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक शेप बहुत देर तक एक जैसा रहेगा और वहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख लें लॉन्ग रेंज ऑर्डर और उधर लिख लें आप शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तो आई होप कि आपने यहाँ तक बहुत अच्छी तरह कर लिया होगा। अब आप इसके बाद जल्दी से, आपको मैं 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, ओनली 1 मिनट इज गिवन टू यू, ताकि उसके बाद हम आगे इसमें ज़रा सा पढ़ाएंगे कि अमरफस और क्रिस्टलाइन सॉलिड के अलावा भी कुछ और तरह के सॉलिड भी होते हैं, उनके बारे में अपन अब डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अमरफस एंड क्रिस्टलाइन के अलावा, तो आप जल्दी से इसको कर लें और उसके बाद अपन उनके बारे में डिस्कस ज़रा सा करेंगे, फिर अपन लिखेंगे उनके बारे में। सो आई होप कि आपने कर लिया होगा ये। अब ध्यान से सुने मेरी बात, वी विल बी डिस्कसिंग अ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ सॉलिड। उनका नाम है, अभी लिखेंगे नहीं, आप पेन रख दें, वी विल गिव यू इन सिस्टमेटिक वे। एक तरह के सॉलिड होते हैं, उन्हें कहते हैं पॉली क्रिस्टलाइन सॉलिड। पॉली क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्या मतलब हुआ इस बात का? ये देखने में अमरफस जैसे लगते हैं, लेकिन इनके अंदर जब आप देखोगे तो छोटे 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 क्रिस्टल्स होते हैं, तो इन्हें पॉली क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। ये मेटल्स में ज़्यादातर देखे जाते हैं और इनके अंदर इन जनरल, जैसे आपको ये वाली प्रॉपर्टी दिखेगी आइसोट्रॉपी, लेकिन अगर पर्टिकुलर क्रिस्टल में आप देखेंगे तो आपको एनिसोट्रॉपी भी इनमें दिखेगी। ये जो सॉलिड होते हैं विच लुक्स या अपीयर टू बी अमरफस बट दे कंटेन स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल क्रिस्टल्स, दे हैव गिवन द नेम पॉली क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो अब आप एक काम करेंगे, आप लोग साइड हेडिंग डालेंगे, उसमें आप लिखेंगे, या आप एक काम करें क्वेश्चन डाल दें, सबसे बेस्ट है कि आप एक क्वेश्चन डालेंगे, उसमें लिखेंगे आप व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू मीन बाय पॉली क्रिस्टलाइन सॉलिड, व्हाट डू यू मीन बाय पॉली क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, पॉली क्रिस्टलाइन सॉलिड से आप क्या समझते हैं या क्या होते हैं आपको पॉली क्रिस्टलाइन सॉलिड? तो अपन शुरू से इसका क्वेश्चन आप लिख चुके हैं, मैं डायरेक्ट आपको आंसर लिखवा रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन आपकी कॉपी में ऑलरेडी है, तो अपन आंसर अब लिख लेंगे। तो इनका आंसर हम लिख रहे हैं, some solids which appears to be amorphous, which appears to be amorphous. Okay, some solids which appear to be amorphous, amorphous पे आप अंडरलाइन कर दें, but have माइक्रोक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। माइक्रो का मतलब होता है छोटे छोटे, बिल्कुल, बट है माइक्रोक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। यू प्लीज अंडरलाइन माइक्रोक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, बट है माइक्रोक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। Okay, they are called polycrystalline
सॉलिड। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन हो गई। फिर अपन एक एग्जाम्पल भी दे देंगे, जैसे मेटल्स की मैंने आपको भी बताई थी, तो वैसे ही अपन एक मेटल की एग्जाम्पल ले लेंगे कि मेटल्स में इस तरह के होते हैं। तो इंडिविजुअल क्रिस्टल्स जो होते हैं वो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, मतलब इंडिविजुअल क्रिस्टल्स एक पर्टिकुलर शेप में नहीं बता रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, तो वो दिखते हैं आइसोट्रॉपिक, बट टोटल मिला के वो एनिसोट्रॉपिक होते हैं। सो अपन लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल दे occur in metals where the individual crystals are randomly oriented, ठीक है, randomly oriented and seems to be isotropic, मतलब आइसोट्रॉपी शो कर रहे हैं। तो इंडिविजुअल क्रिस्टल जो है ओरिएंटेड है रैंडमली एंड सीम्स टू बी आइसोट्रॉपिक, बट अ सिंगल क्रिस्टल इज एनिसोट्रॉपिक। टोटल मिला के आइसोट्रॉपिक लगता है, बट अ सिंगल क्रिस्टल इज आइसोट्रॉपिक। So each and every line which is written is important. All these few things are introduced. जैसे जब NCERT का कोर्स चेंज होता है हर 4-5 साल में, तो कुछ ना कुछ पैरा, कुछ छोटे छोटे टॉपिक इन बिटवीन द लाइंस ऐड होते हैं, और यही DAC टीम की पहचान है कि वो उन लाइंस को उठाता है और एक एक लाइन नई को इंट्रोड्यूस करता है। वो पुराने ज़माने की पढ़ाई को पे बिलीव नहीं करती DSC टीम कि आपके 5 साल पहले के नोट्स हैं, जो आपने 5 साल पहले बच्चों को पढ़ाया है वही आज आप पढ़ा रहे हैं, एंड दिस इज़ द रीज़न ऑफ आवर सक्सेस। तो आप ये पूरा लिखेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मुझे अपने आप और आपको भी पढ़ने के बाद लग रहा होगा कि ये ज़रा सा इम्पॉर्टेंट लग रहा है। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले आप जल्दी से इसको एक दफ़ा रिवाइज कर लें कि आपने जो पढ़ा है उसका मतलब समझ गया। Is it clear to you the meaning of polycrystalline solid? तो polycrystalline solid are the solids which seems to be amorphous. देखने में वो हमें amorphous लगेंगे, लेकिन वो amorphous नहीं होते। वो छोटे छोटे क्रिस्टल से बनते हैं और देखने में लगता है कि वो आइसोट्रॉपी शो करते हैं, ठीक है, बट इंडिविजुअल क्रिस्टल जो है वो एनिसोट्रॉपी शो करता है। अब हम लिखेंगे, अब हम मतलब ये देख रहे हैं कि अमरफस सॉलिड के क्या अच्छी एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, कुछ होंगी। तो रबर है, जैसे बहुत यूज़ होता है, प्लास्टिक है, जैसे बहुत यूज़ होता है, ऐसी एक अमरफस सिलिकॉन है। तो हम एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन डालते हैं, मेंशन द यूज ऑफ अमरफस सिलिकॉन। ये फिर इन बिटवीन द लाइंस क्वेश्चन है, लिख लो, मेंशन द यूज ऑफ अमरफस सिलिकॉन। ठीक है, हाँ, पहले समझ लें कि अमरफस सिलिकॉन क्या होता है। अमरफस सिलिकॉन जो होता है वो एक बहुत ही बढ़िया फोटोवोल्टाइक मटेरियल, फोटो सनलाइट से आ रहा है, वोल्टाइक वोल्ट से आ रहा है। तो ये एक ऐसा मटेरियल है जो कन्वर्ट करता है किसको, सनलाइट को इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये बहुत ही स्पेशल एक यूज़ है जो हमें पढ़ना है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अमरफस सॉलिड के यूज़ बताओ, तो रबर है, प्लास्टिक है, और फिर ये वाला भी मेंशन करेंगे। तो अपन लिखेंगे आंसर वी आर राइटिंग फॉर द क्वेश्चन जो आपने लिखा है, अमरफस सिलिकॉन is a very best photovoltaic material। फोटोवोल्टाइक पे आप अंडरलाइन करें, फोटोवोल्टाइक मटीरियल है ना। सो
amorphous silicon is a very best photovoltaic material which is used to convert sunlight into electrical energy, तो वो मटेरियल है जो सनलाइट को काय में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये आपने देखा है एक और इसका बढ़िया यूज़। उसके बाद हम और अलग से लिख देते हैं कि जैसे अमरफस सॉलिड के एक अलग से एक स्टार लगा के लिख देते हैं कि अमरफस सॉलिड्स आर ऑल्सो यूज इन डेली लाइफ लाइक इन ग्लास, इन रबर, इन प्लास्टिक। एक वन लाइन लिख दें आप नीचे। इन वन मोर स्टार वी कैन राइट amorphous solids are also used in as rubber, glass, plastics। तो ये भी सब यूजेस हैं अमरफस सॉलिड के। रबर जैसे एक यूज़ है, ग्लास एक यूज़ है, प्लास्टिक एक यूज़ है। ऑल दीज आर द यूजेस ऑफ अमरफस सॉलिड। और इतनी ही डिटेल में पढ़ोगे अगर तो यकीनन आपको हर जगह सक्सेस मिलने वाला है। तो जल्दी से आप ये पूरा कर लें। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट। अभी हमारा एक टॉपिक जो ख़त्म हुआ था इसके कुछ इंटेक्स क्वेश्चन हैं वो हम अभी करेंगे। इंटेक्स क्वेश्चन भी बड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं जो ये एनसीईआरटी हर टॉपिक के बाद देता है। इन क्वेश्चन से भी बहुत नॉलेज बढ़ती है और बहुत इनमें से मतलब इन क्वेश्चन में से एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा आता है। तो अब आपका कितने क्वेश्चन होगा? एक तो आपने क्वेश्चन लिखा था सबसे पहला कि कंपेयर करा था क्रिस्टलाइन और अमरफस सॉलिड को। सेकंड क्वेश्चन आपने क्या लिखा था कि पॉली क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपने लिखा कि एक अमरफस सिलिकॉन का यूज़ बता दें। और आज की क्लास का जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आएगा वो है, आप लिखेंगे सब लोग वाई आर सॉलिड्स रिजिड। वाई आर सॉलिड्स रिजिड। हो गया। अब आप ध्यान से सुनेंगे। रिजिड के अपन ने बहुत स्टार्टिंग क्लास रिजिडिटी और फ्लूइडिटी से करी थी अगर याद हो। क्यों है ये? क्योंकि जो उनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके अंदर, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, है ना। दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन देम, पास में और अट्रैक्ट हो रहे हैं स्ट्रांगली। एंड दे कैन ऑसिलेट ओनली एट देयर मीन पोजीशन, अपनी जगह पे ऑसिलेट हो रहा है, तो कहीं दूर दूर नहीं जा रहा है, इसलिए बिल्कुल पास क्लोजली पैक्ड है। ठीक है, समझ गए? तो आप आंसर लिखेंगे। सबने क्वेश्चन डाल दिया कि वाई दीज सॉलिड्स आर हार्ड, तो अब अपन इनका आंसर लिखेंगे। बिकॉज इन देम दी constituent particles, in them the constituent particles are closely packed। अंडरलाइन कर लो, अपने चाहो तो लैंग्वेज में लिख सकते हो। क्लोजली पैक्ड मतलब पास आर क्लोजली पैक्ड। ठीक है, सो आर क्लोजली पैक्ड और एंड कर दें द पार्टिकल्स हैव फिक्स्ड पोजीशन। फिक्स होता है ना, एक जगह घूमते नहीं फिरते। एंड द पार्टिकल्स हैव फिक्स्ड पोजीशंस, है ना। तो बिकॉज इन देम द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड एंड द पार्टिकल्स हैव फिक्स्ड पोजीशंस, दे only oscillate at their
at their mean position. Hence, they have very strong forces of attraction. तो ये पूरा आंसर बहुत बढ़िया आंसर हो गया ये, इसमें हर चीज़ इंक्लूड हो गई है। आप लोग जल्दी से इस आंसर को पूरा लिख के और एक दफ़ा पढ़ लें। बिकॉज इन देम द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, पास हैं। द पार्टिकल्स हैव फिक्स पोजीशन, यू कैन अंडरलाइन ऑल्सो, फिक्स पोजीशन। दे ओनली ऑसिलेट एट देयर मीन पोजीशन, अपनी जगह पर वो चलते रहते हैं। हैंस दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड आर रिजिड, भी ऐड कर लें, एंड आर रिजिड। दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड आर रिजिड। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी आपका नंबर चल रहा है, वाई डू सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम, है ना। वाई डू सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम, सॉलिड्स का वॉल्यूम डेफिनेट क्यों होता है? सेम आंसर है, मतलब उसी से, क्योंकि वो रिजिड होते हैं। डेफिनेट वॉल्यूम क्यों होता है? क्योंकि वो रिजिड होते हैं, तो वही आंसर रहेगा नियरली, क्योंकि उनके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं दे हैव फिक्स पोजीशन, सो दे आर नॉट फ्री टू मूव, हेंस दे आर रिजिड एंड दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम। तो अपन लिखेंगे बिकॉज इन देम the particles have fixed position, because in them the particles have fixed positions. So because in them the particles have fixed position and are not free to move, and are not free to move, and are not free to move, है ना। पार्टिकल फ्री नहीं है मूव करने के लिए, and are not free to move, so they show rigidity, and definite volume, ठीक है। सो दिस इज द, अगेन दोनों लग रहे हैं सेम, लेकिन थोड़ा थोड़ा आंसर में अंतर है और आपको उसको उसी हिसाब से लिखना है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, वो भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है, कुछ हमें क्रिस्टलाइन और अमरफस सॉलिड दिए हैं और हमसे पूछा जा रहा है कि उनको आप मतलब बताओ कि कौन सा क्रिस्टलाइन है और कौन सा आपका अमरफस है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, क्लासीफाई the following solids, as amorphous or crystalline, ठीक है। हम अब इसमें कुछ तो ऐसे हैं जो आपको मैंने बताए हैं, और एनसीईआरटी क्वेश्चन में कुछ ऐसी भी चीज़ होती है जो नहीं होती है, हमें पता नहीं होती। तो चलिए हम लेते हैं। पहला हमें दिया गया है पॉलीयूरीथेन, ठीक है। पॉलीयूरीथेन, अपन नंबर डालते जाते हैं और उसके बाद फिर लिखते जाएंगे कौन सा है, एक एक करते जाते हैं। पॉलीयूरीथेन, अब ये जैसे आपने अभी जो मैंने पढ़ाया उसमें तो नहीं पढ़ा अपन ने, हमने तो कहीं भी नहीं पढ़ाया, अभी तक 2 लेक्चर होने वाले हैं, हमने नहीं पढ़ाया, लेकिन ये एनसीईआरटी का इन-टेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हमें मालूम होना चाहिए। ये एक तरह की मेम्ब्रेन होती है जो कि यूज़ होती है ऑस्मोसिस में और इन सब चीज़ों में। ये अमरफस सॉलिड है, तब ये आपकी नॉलेज है जो आपको मतलब गेन करना है। तो पॉलीयूरीथेन, अब मैं काम करूँगी अमरफस और क्रिस्टलाइन के लिए ए और सी लगा देंगे अपन, जल्दी हो जाए इसलिए। तो फर्स्ट
पॉलीयूरिथेन इज एन अमरफस सॉलिड। दूसरा आपको दिया है उन्होंने, सेकंड हमारा जो आ रहा है वो है नेफ्थलीन, सेकंड इज नेफ्थलीन। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नेफ्थलीन आप समझ जाएंगे। मैंने आपको पढ़ाते में अभी बताया भी था, जब मेल्टिंग पॉइंट में पढ़ा रही थी उस टाइम मैंने बताया था कि नेफ्थलीन का प्रैक्टिकल मैंने भी करा था। तो मैंने देखा था कि वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट 80 पे पूरा मेल्ट हो रहा है। तो मतलब किसकी प्रॉपर्टी हुई? क्रिस्टलाइन की। तो नेफ्थलीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। थर्ड हमारा आ रहा है, नेफ्थलीन के बाद हमें दिया गया है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड, अब जैसे बहुत सी चीज़ें अपन को नहीं पता होती बट हम मालूम कर लेंगे। आप जैसे ये भी कह सकते हो मैडम इसके अलावा नहीं, जो मैं पढ़ा रही हूँ उसके अलावा नहीं आएगा। तो बेंजोइक एसिड के भी बेटा क्रिस्टल्स होते हैं। तो यू रिमेंबर बेंजोइक एसिड इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो बेंजोइक एसिड इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। आफ्टर बेंजोइक एसिड हमें मिलेगा टेफ्लॉन। टेफ्लॉन, फोर्थ इज टेफ्लॉन। टेफ्लॉन की वो होती है, मैं बताती हूँ आपको टेफ्लॉन क्या होता है। जो नॉन स्टिक के यूटेंसिल्स होते हैं ना, उन पे जो कवरिंग होती है वो टेफ्लॉन की होती है। वो होता है टेट्राफ्लोरोईथेन, जो टेफ्लॉन होता है। तो वो क्या होता है, वो क्रिस्टलाइन नहीं होता, वो अमरफस होता है। तो अगर किसी को लिखना है तो लिख सकता है कवरिंग ऑन द नॉन स्टिक यूटेंसिल जो है वो टेफ्लॉन है। फिफ्थ इज पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, फिफ्थ हमारा पोटेशियम नाइट्रेट ही है ना। हाँ, फिफ्थ हमारा पोटेशियम नाइट्रेट ही है। तो पोटेशियम नाइट्रेट के ये सब आयोनिक कंपाउंड से इनके क्रिस्टल्स होते हैं। तो पोटेशियम नाइट्रेट इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। सिक्स वी हैव सेलोफेन। सेलोफेन भी एक मेम्ब्रेन के काम आता है, ऑस्मोसिस वगैरह में यूज होता है। तो दिस इज अगेन एन अमरफस सॉलिड। सेलोफेन इज ऑल्सो एन अमरफस सॉलिड। उसके बाद सेलोफेन के बाद क्वेश्चन में दिया गया है पीवीसी। पीवीसी दिया है, फिर फाइबर ग्लास, फिर कॉपर, तीनों लिख लेते हैं अपन ताकि फिर फटाफट कर लें। पीवीसी, देन दे हैव गिवन फाइबर ग्लास और लास्ट में कॉपर। ठीक है, तो पीवीसी क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो कि आप सब जानते हो कि जो इलेक्ट्रिकल वायर है उनमें कवरिंग होती है उसकी, टू अवॉइड द इलेक्ट्रिकल शॉक। एक वो ही है और बहुत से और यूज भी है। ये हमारा अमरफस सॉलिड है। फाइबर ग्लास भी हमारा अमरफस सॉलिड है। और कॉपर एक मेटल है, मेटल में क्रिस्टल्स होते हैं, तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। जल्दी से आप एक दफ़ा देख लें। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, क्योंकि इसके अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो आपको मतलब जो आपने नहीं देखी थी। करेक्ट? तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। ओके, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है वो अपन लिख चुके हैं ऑलरेडी। तो वी आर नॉट सपोज टू अगेन राइट व्हाई ग्लास इज अ सुपर कूल लिक्विड। तो उसमें वही बात कही जाएगी, बिकॉज इट हैज़ द एबिलिटी टू फ्लो। फॉर एग्जाम्पल भी दे सकते हो कि ऑल ग्लास विंडोज बिकम थिकर एट द बॉटम। तो दिस वी हैव डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आ रहा है वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखेंगे, ये वाला आप जल्दी से रिवाइज कर लें। तो इसके अंदर आपने क्या कंक्लूजन निकाला कि पॉलीयूरिथेन आपने देखा, टेफ्लॉन आपने देखा, सेलोफेन देखा, पीवीसी देखा, फाइबर ग्लास देखा। ये सब क्या है? ऑल दीज आर एन एग्जाम्पल ऑफ अमरफस सॉलिड। उसके अलावा जो है वो क्या है? वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सॉलिड इज ऑब्जर्व्ड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of a solid
is observed to have refractive index of a solid is observed to have the same value along all the direction, to have the same value along all the direction, same value along all the direction. ठीक है. Comment on the nature of the solid. Comment on the nature of a solid. पहले तो ये दो पार्ट है इस क्वेश्चन के. Comment on the nature of the solid. पहले ये पूछा गया है. फिर उसी के बाद एक लाइन है जिसमें एक और चीज पूछी गई है. वो पूछी गई है would it show cleavage property. Would it show cleavage property? A very good question again. Put your pen for a minute. Listen to me carefully, then we will write. कह रहा है कि एक फिजिकल प्रॉपर्टी बताई है यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. वो एक सॉलिड है जिसके देखा गया कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रॉपर्टी है वो सेम वैल्यू दे रहा है हर डायरेक्शन से. इस डायरेक्शन से देखो, इससे देखो, ऊपर से, इधर से, कहीं से भी देखो सेम डायरेक्शन है. तो कह रहे हैं आप सॉलिड के बारे में बताइए क्या है. तो ये तो बहुत सिंपल समझ आ रहा है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी शो हो रही है. आइसोट्रॉपी. ये विच प्रॉपर्टी? आइसोट्रॉपी प्रॉपर्टी होती है विच इज लाइक द प्रॉपर्टी इज शोन सेम इन ऑल द डायरेक्शन. तो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है? ये है अमॉर्फस सॉलिड का. तो इससे हमें कह रहा है कमेंट करो. तो कमेंट हम ये करेंगे कि ये जो प्रॉपर्टी है वो आइसोट्रॉपी है, इसलिए ये अमॉर्फस सॉलिड है. बट सेकंड पार्ट अगेन अ वेरी वेरी गुड पार्ट. जो भी आपका ये सॉलिड है आपने डिसाइड कर लिया अमॉर्फस है. वुड इट शो क्लीवेज प्रॉपर्टी? क्या ये सॉलिड जो आपने बताया है क्या ये क्लीवेज प्रॉपर्टी शो करेगा? क्लीवेज प्रॉपर्टी अपन आपको कि मैडम आपने तो अभी टेबल में बनाया था कि दोनों क्लीवेज होते हैं, लेकिन क्लीवेज प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइन में अपन कहेंगे यस, यहाँ कहेंगे नहीं. तो फिर अपन लेकिन नहीं कह सकते खाली. अपन कहेंगे इट विल नॉट शो क्लीवेज प्रॉपर्टी. मीन्स व्हेन इट कट विद अ शार्प एज टूल इट विल ब्रेक इनटू 2 पीसेस बट विद इर्रेगुलर सर्फेसेस. अगर इर्रेगुलर सर्फेसेस है तो क्लीवेज प्रॉपर्टी नहीं शो हो रही. क्लीवेज प्रॉपर्टी कब होती है? जब उसको जोर से मारो 2 पीसेस में जाए लेकिन वो प्लेन और स्मूथ सर्फेसेस हैं. तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. तो अपन अब इसका आंसर लिख रहे हैं. वी विल राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. एज द property is same in all the direction, as the property is same in all the directions means it is isotropic in nature. It is isotropic in nature. Means the solid is कौन सा सॉलिड है? अमॉर्फस. पक्का सॉलिड कौन सा है आपका? अमॉर्फस. तो ये तो पहला पार्ट हो गया. दिस क्वेश्चन कैन कम इन 2 मार्क्स. तो ये 1 मार्क हो गया. अब हम सेकंड जो पार्ट है वुड इट शो क्लीवेज प्रॉपर्टी, उसमें भी हम थोड़ा डेप्थ से लिखेंगे. नो करेंगे पहले. नो इट विल नॉट शो क्लीवेज प्रॉपर्टी. It will not show cleavage property. So it will not show cleavage property means when it cut with a sharp tool, when it cut with a sharp tool, it will break
into pieces with irregular surfaces, और with irregular surfaces को आप अंडरलाइन करो, क्योंकि यही एक वजह है जिसकी वजह से अपन कह रहे हैं कि ये क्लीवेज प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा, विद इरेगुलर सरफेसेस। तो आप ये जल्दी से पूरा लिख लें ये क्वेश्चन। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस थे आपके, और इस तरह से अपन कह सकते हैं कि अपन का जो कंपेयर कर रहे थे अपन लोग के क्रिस्टलाइन और अमरफस सॉलिड को कंपेयर करना है, इनके बारे में सब कुछ मालूम करना है। हमने सारा अमरफस और क्रिस्टलाइन सॉलिड को कंप्लीट कर लिया है। जैसे मैंने आपसे बोला अगली क्लास में वी विल टेक टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्योंकि अमरफस सॉलिड के टाइप नहीं है बट क्रिस्टलाइन सॉलिड के 4 टाइप हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयोनिक सॉलिड पहले, फिर मॉलिक्यूलर सॉलिड फिर डिवाइड होगा 3 पार्ट में, पोलार मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलार मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, फिर आपके पास कोवेलेंट सॉलिड आएंगे और मॉलिक्यूलर सॉलिड तो हो चुके हैं। तो मेटालिक सॉलिड भी आएंगे। तो 4 क्या टाइप हैं? आयोनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड विच फर्दर डिवाइड इनटू 3, मेटालिक सॉलिड एंड कोवेलेंट सॉलिड। इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं अपन अपना लेक्चर नंबर 3, जो कि नेक्स्ट लेक्चर होएगा। जब तक के लिए मुझे पता है कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ, और मैंने इससे पहले भी बोला था आपसे कि 2020 वाले बैच ने, भले वो IIT JEE दे रहा हो, भले वो नीट दे रहा हो, भले वो 12th दे रहा हो, उसने ये वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है। बहुत से बच्चों ने पढ़ लिया बट वो जो बेस 12th में जब चैप्टर होता है या 11th में, वो जो नॉलेज होती है वो नहीं होती। तो इट इज़ अ रिक्वेस्ट फॉर ऑल दी 2020 बैच वाले बच्चे जो कि ड्रॉप ले रहे हैं, इस चैप्टर को मेरे साथ पढ़ते जाएं, क्योंकि ये उनके लिए बहुत फ़ायदा देगा जिस डेप्थ में अपन NCERT लेके जा रहे हैं। सो शेयर योर नॉलेज, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल and stay healthy. This is DSE team from DSE team, Dr. Amina, HOD Chemistry. All the best to my all dear children. Bye bye.